नमस्ते एवरीवन। आज अपन पढ़ेंगे उभयचरों में गेस्टुला भवन। चरों में गेस्टुला भवन। उभयचरों के अंडे समपीत की या मध्य पीत की होते हैं। इनमें संरचना विकास की गतियां निम्न प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी देखने को मिलती है? एपीबोली, दूसरी होगी एम्बोली। तो बात करें अपन फर्स्ट एपीबोली। भ्रूण में कोरकंड तेजी से विभाजित होते हैं और ये निर्धारित स्थानों की ओर गमन करते हैं तथा विशिष्ट स्थानों पर जाकर व्यवस्थित हो जाते हैं, तो इसे एपीबोली कहते हैं। दूसरी देखते हैं अपन एम्बोली। इसमें कोरकंड अंतर्गमन क्रिया द्वारा अंदर धंसते हैं और कोरक रंध्र के पास एक डोर्सल लीफ बन जाती हैं और साथ में दीर्घ खंड विभाजित होकर एक छोटा समूह बना लेते हैं जिसे योग प्लक कहते हैं। धीरे धीरे अद्यांत्र गुहा बड़ी हो जाती हैं और जननेस्त्रों का निर्माण भी होता है। तो एम्बोली के अंदर अपन डायग्राम बनाकर समझते हैं। तो एम्बोली की जो प्रोसेस होगी, इसमें कोरकंड अंतर्गमन क्रिया दर्शाएंगे, अंदर की ओर धंसेंगे, जिससे कोरक रंध्र का निर्माण होगा और कोरक रंध्र से डोर्सल लीफ यानी कि पृष्ठ ओष्ठ बनेगा और दीर्घ कोरकंड भी विभाजित होकर एक छोटा कोशिकाओं का समूह बना लेंगे, उसे योग प्लक कहते हैं। और धीरे धीरे अद्यांत्र गुहा बनेगी और फिर जननेस्त्रों का निर्माण होगा। जननेस्त्र एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इसके बाद देखते हैं अपन स्तनधारियों में गेस्टुला भवन। स्तनधारियों के अंडे सूक्ष्म पीतकी व समपीतकी होते हैं। सूक्ष्म पीतकी व समपीतकी होते हैं। इनके कोरकंड चपटे होकर अध्यारोहण गति दर्शाते हैं, जिससे अधिचर्म का निर्माण होता है। और एम्बोली के समय आंतरिक कोशिका समूह में एक छोटी सी गुहा बन जाती है, जिसे आद्यांत्र गुहा कहते हैं। इस प्रकार स्तनधारी में गेस्टुला भवन होता है। तो गेस्टुला भवन के दौरान इसमें जो कोरकखंड होंगे वो चपटे हो जाएंगे और चपटे होकर अध्यारोहण गति दर्शाते हैं। तो देखते हैं अपन इस डायग्राम के माध्यम से। बीच में बनेगी अध्यांत्र गुहा। अध्यांत्र गुहा जो आगे चलकर आहार नाल का निर्माण करती हैं। आंतरिक कोशिका समूह कोरकंड चपटे होकर अध्यारोहण गति दर्शाएंगे, जिससे अधिचर्म का निर्माण होता है। और इस एम्बोली के समय आंतरिक कोशिका समूह, अंदर की ओर आंतरिक कोशिका समूह होगा, उसमें एक छोटी सी गुहा बन जाती है। इसी गुहा को अपन बोलते हैं आद्यांत्र गुहा। तो इस प्रकार स्तनधारियों में गेस्टुला भवन की क्रियाएं संपन्न होती हैं। इसके बाद देखते हैं अपन संभावित रेखा चित्र। संभावित रेखा चित्र, फेट मैप। प्रारंभिक भ्रूण में संभावित क्षेत्रों का पता लगाकर उन्हें अंकित करना संभावित रेखा चित्र कहलाता है। इससे जननेस्त्रों का पता लगाते हैं
और उन्हें दर्शाते हैं। तो इसमें जो होगा कि प्रारंभिक भ्रूण में संभावित क्षेत्रों का पता लगाकर उन्हें अंकित करना संभावित रेखा चित्र कहलाता है। इससे जनन स्तरों का पता लगाते हैं और उन्हें दर्शाते हैं। जनन स्तरों का पता लगाना और उन्हें दर्शाना। सर्वप्रथम बोगट नामक वैज्ञानिक ने संभावित रेखा चित्रों के बारे में बताया। इन्हें निम्न प्रकार से बनाते हैं। तो बोगट ने रेखा चित्रों के बारे में बताया था। तो देखते हैं अपन फर्स्ट प्राकृतिक चिन्हों द्वारा। फर्स्ट देखेंगे अपन प्राकृतिक चिन्हों द्वारा अलग अलग जंतुओं के अंडों का रंग अलग अलग होता है। इन रंगों के आधार पर ही संभावित क्षेत्रों का पता लगाया जाता है। वैज्ञानिकों ने अनेक जंतुओं के अंडों को प्राकृतिक रूप से संभावित रेखा चित्र बनाया। इनके अनुसार उभयचरों के अंडों में प्राकृतिक रंध्र निम्न संभावित क्षेत्रों को बताते हैं। तो प्राकृतिक चिन्हों द्वारा अपन देखेंगे डायग्राम बनाकर कि कैसे पता लगाया जाता है। तो इसमें देखते अपन जैसे कि अंडा, इसके अंदर अलग अलग क्षेत्र बनाते हैं। तो इसमें जो ये वाला क्षेत्र होगा ये एपिडर्मिस यानी कि अधिचर्म का संभावित क्षेत्र होगा। ये वाला क्षेत्र न्यूरल प्लेट का संभावित क्षेत्र होगा। ये वाला मीजोडर्म का संभावित क्षेत्र होगा। ये वाला अंतस्थ चर्म का संभावित क्षेत्र होगा। तो इस प्रकार यानी कि अंडों में या तो रंग के आधार पर अलग अलग रंग होंगे इनके, तो इन रंगों के आधार पर संभावित क्षेत्रों का पता लगाया जा सकता है। में हल्के रंग का भाग अधिचर्म को प्रदर्शित करता है। हल्के पीले रंग का भाग मध्य चर्म को दर्शाता है। हल्के भूरे रंग का भाग न्यूरल प्लेट को दर्शाता है। गहरे रंग का पीतकी भाग अंतस्थ चर्म को बताता है। तो अपन रंग तो बना ही नहीं सकते, तो इसलिए मतलब ये अलग अलग पार्ट अपन ने समझाने के लिए बना दिए। दूसरा देखते अपन कृत्रिम चिन्हों से। दूसरा कृत्रिम चिन्हों से कृत्रिम तरीके से भी संभावित रेखा चित्र बनाए जा सकते हैं। तो इसमें देखते अपन फर्स्ट कार्बन कण अंकन विधि। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कार्बन कणों की सहायता से फेट मैप बनाया। इसके लिए उन्होंने निश्चित संख्या में कार्बन कणों को सावधानी से कोरखंडों में डाल दिया और इसके आधार पर संभावित क्षेत्रों का पता लगाया। यानी कि इन कार्बन कणों को किस में डाला? कोरक
खंडों में डाला और पता लगाया कि कौन कौन से संभावित क्षेत्र पाए जाते हैं। दूसरा तरीका संभावित क्षेत्रों का पता करने का जैविक अभिरंजक से। कुछ जैविक अभिरंजकों जैसे कि न्यूट्रल डाइज, नील ब्लू सल्फेट, बिस्मार्क ब्राउन आदि जैविक अभिरंजकों का प्रयोग करके संभावित क्षेत्रों का पता लगाया। अगला तीसरा संभावित क्षेत्रों को पता करने के लिए रेडियो एक्टिव विधि द्वारा भी संभावित क्षेत्रों का पता लगाया जा सकता है। रेडियो सक्रिय विकिरण जब अंडों पर डालते हैं तो उसमें अपन को विभिन्न क्षेत्रों का पता लगा सकते हैं, संभावित क्षेत्रों का पता लगा सकते हैं। लेकिन इस प्रयोग को करने के लिए सावधानी रखनी पड़ती है। तो इसमें एग्जाम्पल देखें अपन एम्फिओक्सस का अंडा, एम्फिओक्सस का अंडा, इसमें संभावित क्षेत्रों का पता लगा सकते हैं। तो इसमें देखते हैं अपन इसमें ये जो पार्ट होगा एम्फिओक्सस के अंडे में सबसे ऊपरी हल्के रंग का गोलार्ध अधिचर्म का संभावित क्षेत्र होता है। इस अंडे में पृष्ठभाग न्यूरल प्लेट बनाता है जो नोटोकॉर्ड का संभावित क्षेत्र होता है। ये वाला जो पार्ट होगा न्यूरल प्लेट को बनाएगा जो नोटोकॉर्ड का संभावित क्षेत्र होगा। एम्फिओक्सस के अंडे में मध्य भाग संभावी मेसोडर्म को बताता है। ये वाला पार्ट संभावी मेसोडर्म को बताएगा और इसमें पित्तक वाला भाग संभावी अंतस्थ चर्म को प्रदर्शित करता है, अंतस्थ चर्म को प्रदर्शित करेगा। इसमें पित्तक की मात्रा अधिकता से पाई जाती है। और इसके बाद अपन उपापचय क्रियाएं देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।